आप सभी को मेरा नमस्कार। कल की क्लास में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखा था, जो बेसिक जो 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है। उससे पहले हम DPP1 का सॉल्यूशन देखे थे वीडियो में, और DPP2 का सॉल्यूशन भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो उसको आप लोग देखिएगा, बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो नोटबुक आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर आप नोट्स बनाते हुए चलिए। और साथ ही साथ ये भी आप करिए कि एक मोटी सी कॉपी और ले लीजिए आप, और उस कॉपी में आप जो है शॉर्ट नोट्स जितना भी यहाँ पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट जो है उसको आप लिखते हुए चलेंगे, है ना। मतलब जैसे कोई भी फार्मूला आना है आपका, जैसे कर्ल का हो गया या फिर डाइवर्जेंस का हो गया। जैसे हमने सोलेनॉइड की बात की थी, तो डेल डॉट बी दैट इज इक्वल्स टू 0 या डेल डॉट एफ दैट इज इक्वल्स टू 0, तो ये सोलेनॉइड का केस होता है। तो आप वहाँ पे उसको लिखिए, है ना। तो प्रॉपर नोट्स जो है वो बनाते हुए चलिए। शॉर्ट नोट्स बहुत ही जरूरी होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इंटीग्रल के बारे में, जो वेक्टर इंटीग्रल होता है। तो सबसे पहला इंटीग्रल हमारा जो होता है वो लाइन इंटीग्रल होता है। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है? द लाइन इंटीग्रल इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ द फोर्स फील्ड वेक्टर एफ अलोंग द कर्व फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल को हम डिफाइन करते हैं, लाइन इंटीग्रल दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एल। ये आपका क्या होता है? लाइन इंटीग्रल होता है। तो मान लेते हैं कि सपोज ये आपका कोई कर्व है, सपोज कोई पॉइंट आपका ये ए हो गया और ये पॉइंट कोई क्या हो गया आपका बी हो गया। सपोज इस वेक्टर फील्ड एफ के अकॉर्डिंग कोई पार्टिकल जो है वो मूव करना चाह रहा है आपका ए से बी की ओर, राइट। तो सपोज अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट अगर लूँ, सपोज अगर मैं डी एलिमेंट ले रहा हूँ, तो इसका जो लाइन इंटीग्रल जो होगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज ए टू बी एफ इंटू डी एल, ठीक है। अब ये जो लाइन इंटीग्रल है वो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना। हम शॉर्ट ही देखेंगे, एकदम डीप में इसमें नहीं करेंगे। चलिए शॉर्ट में इसको देखते चलते हैं। ओके, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा? तो F इज अ फोर्स, इफ F इज अ फोर्स देन द लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। लाइन इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या है? दैट इज वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन F डॉट dl हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से A टू B, तो ये क्या हो जाएगा आपका? वर्क डन हो जाएगा। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो वर्क डन होता है दैट इज W इक्वल टू F इंटू dx होता है आपका। क्या होता है? फोर्स इंटू क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू dx। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आपका आ रहा है दैट इज A टू B F इंटू df, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखते हैं। आगे है आपका सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल क्या करता है आपका? सरफेस इंटीग्रल इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए कैप सपोज ए बार अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। सपोज तो ये आपका ये सरफेस हो गया, ठीक है। और सरफेस का सपोज ये आपका क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। और ये कोई वेक्टर है, ये कोई आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। तो इस सरफेस के वेक्टर के डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट है, ये क्या बताता है? आपका सरफेस इंटीग्रल बताता है। जैसे देखिए इसको कैसे सरफेस इंटीग्रल को आप कैसे डिनोट करेंगे? सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा आपका दैट इज ए डॉट एन कैप इंटू कितना हो जाएगा आपका? ds हो जाएगा। और ये जो है क्लोज सरफेस की हम अगर बात करें तो दैट इज सी, ओके। तो सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ए डॉट एन कैप इंटू ds हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिजिकली आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, यहाँ पे जो ds जो ले रहे हैं, देखिए जो ds जो ले रहे हैं इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने सरफेस एलिमेंट आप लोग को जो बताया था वो एक्चुअली यहीं पे यूज होने वाला है, ठीक है। ओके, इसको आप कुछ इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। ई डॉट एन कैप इंटू आपका क्या आ जाएगा? आपका ds आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब ये फिजिकली किसको डिनोट करेगा? तो फिजिकली ये डिनोट करता है किसको? द सरफेस इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ वेक्टर ऑफ फ्लक्स, ठीक है। वेक्टर की फ्लक्स को डिनोट करता है, फ्लो ऑफ वेक्टर ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? जैसे मान लीजिए इसमें अगर मैं लिखता हूँ कुछ इस प्रकार से, तो सरफेस इंटीग्रल ये क्या हो जाएगा आपका? जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की हम बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? ई डॉट ds जो होता है ये आपका फ्लक्स के बराबर होता है। ये डबल इंटीग्रेशन होता है आपका, दैट इज फ्लक्स।
तो ठीक वैसे ही आपका क्या होता है यहाँ पे ये जो ए डॉट डी एस जो हम कर रहे हैं दैट इज ए एन कैप डी एस, ये जो है ये किसको बताता है, फ्लक्स को बताता है, किसको बताता है, फ्लक्स को बताता है कि कोई भी वेक्टर जो है, जैसे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड में भी यही देखते हैं, क्या होता है आपका बी डॉट डी एस होता है, कुछ इस प्रकार से होता है आपका, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये क्या होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है आपका, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। ओके, तो ई और बी यहाँ पे वेक्टर्स होते हैं, ई और बी क्या है आपके वेक्टर्स ही तो है, और उसका जब आप सरफेस इंटीग्रल करोगे तो वो क्या दे देता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देता है, और ये क्या दे देता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स दे देता है, ठीक। चलिए एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ चल रहा है कि नहीं, चलिए सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है आपका सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, फ्लक्स को डिनोट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो, अगर सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाए आपका जीरो हो जाए तो ए जो है वो क्या कहलाता है आपका सोलेनॉइड वेक्टर कहलाता है, ठीक है। अगर सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर इज जीरो दैट मीन्स दिस ए इज सोलेनॉइड वेक्टर, और सोलेनॉइड वेक्टर का क्या कंडीशन होता है, दैट इज डेल डॉट ए इक्वल टू कितना हो जाता है, ये जीरो हो जाता है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है आपका सोलेनॉइड वेक्टर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस बिकम जीरो ऑलवेज, ठीक है। जब हम ईएमटी पढ़ेंगे तो इसको अपन देखेंगे कि कैसे जीरो होता है। ओके, तो ये एक्चुअली में डेल डॉट बी जो है यहाँ पे जीरो आता है ना, अपन देखते हैं इस वाले केस में भी क्या होता है, डेल डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये कैसे आ जाता है देखिए इधर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस होगा आपका, ठीक है। इसको मैं जीरो के बराबर मान रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं डाइवर्जेंस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के थ्रू। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन वॉल्यूम बी दैट इज डेल डॉट बी, और ये क्या हो जाता है आपका डी हो जाता है दैट इज इक्वल्स टू जीरो। देन आप इन दोनों को क्या करोगे रिलेट करके क्या निकाल दोगे, डेल डॉट डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़िए। ओके, देन नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वॉल्यूम इंटीग्रल कैन बी डिफाइंड एज फॉर स्केलर एज वेल एज वेक्टर, ये दोनों के लिए डिफाइन होता है आपका। एक छोटा सा पॉइंट आ सकता है आपका कॉन्सेप्चुअल प्रश्न में कि केवल स्केलर के लिए डिफाइन करते हैं या केवल वेक्टर के लिए डिफाइन करते हैं, तो दोनों के लिए डिफाइन किया जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल जो है, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल बेसिकली जो जैसे मैंने बताया था आपको है ना, ये डी टाउ जैसे वॉल्यूम एलिमेंट मैंने दिया था, तो डिफरेंट कोऑर्डिनेटर के लिए मैंने डिफरेंट वॉल्यूम एलिमेंट लिए थे वॉल्यूम एलिमेंट। जैसे मैं स्फीयरिकल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इस पर वॉल्यूम इंटीग्रल को पहले डिनोट करेंगे हम, जैसे किसी वेक्टर का हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा एफ डॉट डी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए मैं अगर सपोज ये कोई स्फीयर हो गया, स्फीयर का मैं अगर वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूँ तो उस दिन के एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लिया, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सपोज डी डी टाउ एंड डी टाउ दैट इज इक्वल्स टू, मैंने वॉल्यूम एलिमेंट क्या लिया था वहाँ पे, ये लिया था मैंने आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, यही मैंने लिए थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर मैं बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर मैं बात करूँ, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, दैट इज डी टाउ ट्रिपल इंटीग्रेशन है एक्चुअली वॉल्यूम इंटीग्रेशन, कुछ इस प्रकार से भी नोट कर सकते हो आप। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आर जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जीरो टू आर तक वेरी करेगा आपका, दैट इज आर स्क्वायर डी आर सबको अलग अलग कर लेते हैं। और ये जो साइन थीटा है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, हमने देखा था जीरो टू पाई तक वेरी करता है, और जीरो टू टू पाई तक वेरी करता है आपका क्या, डी पाई वेरी करता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो आर स्क्वायर का जैसे करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, आर क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और जीरो टू आर तक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है साइन थीटा का क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू पाई तक। और क्या बच गया आपका, और एक और है आपका क्या, डी फाई, तो पाई क्या हो जाएगा आपका, जीरो टू पाई हो जाएगा। देन फाइनली क्या बचेगा आपका, दैट इज आर क्यूब अपॉन 3, और ये कितना हो जाएगा आपका कॉस पाई, कितना हो जाएगा आपका -1, और कॉस जीरो दैट इज -1, तो कितना हो जाएगा आपका
-1 ओके, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस 0 हो जाएगा। तो फाइनली अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका r³ -2 और ये कितना आ गया आपका 2 पाई आ गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज 4 पाई बाई 3 r³। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक 4 पाई बाई 3 r³। ठीक है, तो ये आपका क्या आता है वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका 4 पाई बाई 3 r³ ही तो होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, वैसे ही आप सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं जो हमने वॉल्यूम एलिमेंट वहाँ पे दिया था वहाँ से। क्लियर है, चलिए अब कन्वर्जन को देखते हैं। ये कन्वर्जन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम बेसिकली क्या होता है कि ये जो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके, तो स्टोक्स थ्योरम क्या बोलते हैं कि स्टोक्स थ्योरम कैन कन्वर्ट द लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। ठीक, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में या सरफेस इंटीग्रल को किसमें लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सेट के उसमें देखें तो ये डायरेक्ट पूछ देता है कि किसको किस में चेंज करता है। ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं सेट में। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना कि ये डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आपका बनता है इससे, तो क्वेश्चन से आता है वहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। लेकिन स्टोक्स थ्योरम जैसे सेट की अपन बात करें तो इसलिए सेट में आपका डायरेक्ट चेंज को पूछ देता है, तो उसके लिए आप जो है प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लाइन इंटीग्रल जो है क्या हो जाएगा आपका दैट इज इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन को किसमें कन्वर्ट कर देता है ए डॉट जो डी एल जो होगा ये लाइन इंटीग्रल हो गया आपका। लाइन इंटीग्रल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देगा सरफेस इंटीग्रल, और ये क्या हो जाएगा डेल क्रॉस ए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका डी एस हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये लाइन इंटीग्रल से आपका सरफेस इंटीग्रल है और सरफेस इंटीग्रल से लाइन इंटीग्रल दोनों में कन्वर्ट करता है। ठीक, आगे देखते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है आपका सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल, है ना। तो दोनों वाइस वर्सा है ना, तो सरफेस टू वॉल्यूम भी कर सकता है और वॉल्यूम टू सरफेस भी कर सकता है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूँ, जैसे आपका कितना हो गया ए डॉट डी एस हो गया दैट इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट ई इंटू डी, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये इधर से इधर भी चलता है, उधर से इधर भी चलता है। ठीक है, ओके। ठीक, नेक्स्ट है आपका ग्रीन्स थ्योरम। अगर सपोज हमारे पास दो फंक्शन है फाई और साइन है, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये भी क्या करता है आपका लाइन इंटीग्रल से, ये भी क्या करता है आपका लाइन इंटीग्रल से ये भी क्या करता है आपका सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। लाइन इंटीग्रल को क्या करता है सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करता है, जैसे लाइन इंटीग्रल की मैं बात करूँ तो फाइव डी एक्स प्लस साइन डी वाई दैट इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा आपका डेल साइन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाइव अपॉन डेल वाई और ये हो जाएगा आपका डी एक्स डी वाई। तो ये होता है आपका ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, अब देखिए आप ये क्या कर रहा है लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा है। इससे पहले हमने किसमें देखा था, वैसे स्टोक्स थ्योरम में भी देखा था। तो स्टोक्स थ्योरम को कब यूज कर दिया और ग्रीन्स थ्योरम को कब यूज कर दिया। ठीक है, जब दो वेरिएबल हो, है ना, यहाँ पे देखिए फाई और साई जो है वो दोनों चेंजेस हो रहे हैं, है ना। ये टू वेरिएबल्स इफ देयर आर टू वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, दो वेरिएबल फंक्शन हो तो कब यूज करना रहेगा आपको ग्रीन्स थ्योरम को यूज करना रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट लाइन इंटीग्रल line integral that is f dot pr where f is equals to that is 5xy
प्लस 6y² आई कैप प्लस ये है आपका 2y माइनस 4x j कैप along the curve C in xy plane that is given by that is y is equals to x square from point 112 to 8 ठीक है। चलिए लाइन इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है और वो आपका जो फोर्स जो है वो दिया हुआ है एफ जो है वो दिया हुआ है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या होता है लाइन इंटीग्रल का? जैसे मैं लाइन इंटीग्रल की फॉर्मूले की बात करूँ तो ये होता है आपका क्या एफ इंटू डी एल होता है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। या डी एल को हम यहाँ पे डी आर भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो लाइन एलिमेंट है ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो लाइन एलिमेंट मैंने जो पढ़ाया हुआ था वही यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो ये तो सिंपल है आपका, है ना। तो पार्टीशन में है तो सिंपल है वहाँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 5xy प्लस 6y² आई कैप, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका 2y माइनस 4x j कैप, ठीक है। ये कंप्लीट है आपका। और डी आर कितना हो जाएगा दैट इज dx आई प्लस dy j कैप, ठीक है। एक्स का सॉरी आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और जी का जी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। ये कितना हो जाएगा आपका 5xy प्लस 6y² और कितना हो जाएगा आपका दैट इज इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका इंटू डी एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 2y माइनस 4x इंटू डी वाई। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके अब चलिए देखिए इसमें, है ना, ये कंप्लीट है आपका यहाँ से यहाँ तक। ओके अब हमको एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है कि हमारा जो y जो है वो क्या है आपका x² है ना। y जो कितना है x² के बराबर है। तो dy जो होगा वो कितना हो जाएगा 2x dx हो जाएगा आपका, ठीक है। dy कितना हो जाएगा 2x dx हो जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए लाइन इंटीग्रल जो हमारा बन रहा था दैट इज 5xy प्लस 6y², ये तो dx है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो था आपका, अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू हमको क्या करना है x² पुट करना है। तो y इक्वल टू हम क्या पुट कर देते हैं x² पुट कर देते हैं। y इक्वल टू क्या पुट कर देंगे x² पुट कर देंगे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 आया था क्या 2 आया था, तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज 2x² माइनस 4x और क्या है dy मतलब 2x dx है। ये कंप्लीट आपका हो गया, ठीक है। अब चलिए देखिए आगे देखिए इसमें ये कितना हो जाएगा आपका 5x³ प्लस 6x पावर 4 प्लस 2 4x³ माइनस 8x², ये कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे केवल x दिख रहा है, तो x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा था आपका 1 से 2 तक वैरी कर रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 to 2 हो जाएगा। देन फाइनल क्या हो जाएगा देखिए 1 to 2 क्या क्या बचेगा उसको देख लीजिए। फाइनली दे दें 6x की पावर 4 और ये दोनों कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। चलिए अब इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6x की पावर 5/5 और ये कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक, देन 9x पावर 4/4 1 to 2 और माइनस 8x³ 1 to 2, ये कितना हो जाएगा आपका 6/5 कितना हो जाएगा 32 माइनस 1 और कितना हो जाएगा आपका 9/4 कितना आ जाएगा आपका 16 माइनस 1 और ये माइनस 8/3 ये कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस 1, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद लगभग 20.8 समथिंग कुछ आता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा कि लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने का तरीका होता है कि आपका जो भी ये जो दिया हुआ है उसको आप रखेंगे, उसके बाद आप डी आई का वैल्यू पुट कर दीजिए। ये क्या होता है आपका dxi प्लस dy j होता है, ठीक है। फिर दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके कुछ इस प्रकार से आप कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, फिर आपको क्या मिल जाएगा ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि dy जो है ना, हमने dy को ही चेंज किया, dx को भी तो कर सकते थे, वो क्यों नहीं किए? तो आप यहाँ पर इसको क्या पुट करेंगे, जो x इक्वल टू है वो क्या हो जाएगा √π हो जाएगा। फिर इसको आप जो है
एक्स की जगह अंडर रूट वाई पुट कर देंगे, और ये जो है ना क्या मिल रहा था यहाँ पे, ये जो मिल रहा था एक्स की जगह है ना, वो क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप फिर से वहाँ पे पुट कर देंगे, तब आप जो है निकालेंगे तो ये इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, दोनों में आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। चलिए, सब कुछ ठीक चलता है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को फोर्सफुल वेक्टर that is f is equals to y plus 2x y cap plus 3x minus 2y j cap, then calculate work done by this force। फिर से आपको वर्क डन करना है, फोर्स अराउंड सर्कल in xy plane of radius 2 unit centered at origin। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। एक तो फोर्स दिया हुआ है आपको, ठीक है, और दूसरा ये बोल रहा है कि calculate work done by these force around a circle xy plane of radius 2 unit। ठीक है, तो इसको हम जो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि इसके पहले वाले में भी तो प्लेन की बात कर रहा था, लेकिन उसमें ऐसा रेडियस नहीं दिया हुआ था। रेडियस दिया हुआ था क्या, उसमें नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है पोलर कोऑर्डिनेट, उसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब ये इस प्रकार का अगर रेडियस की अगर वो बात है तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही आपको सॉल्व करना रहेगा, अदरवाइज वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये दिया हुआ है आपका एफ, लाइन इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा y प्लस 2x आई कैप प्लस 3x माइनस 2y जे कैप, और इसका क्या किसके साथ हो जाएगा आपका डी आर के साथ। डी आर क्या होता है आपका, दैट इज डी एक्स आई प्लस डी वाई जे कैप, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अच्छा देखिए इधर ये फाइनली कितना हो जाएगा y प्लस 2x डी एक्स प्लस 3y 3x माइनस 2y, ये क्या हो जाएगा डी वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली देखिए हमारा x इक्वल्स टू जो होता है, इसमें जो रेडियस जो होता है ये कितना दिया हुआ है 2 यूनिट दिया हुआ है, ये किस प्रकार से। तो आई को कितना हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा आपका, और y कितना हो जाएगा आपका 2 sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि आई को कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, राइट। अब देखिए इसमें dx क्या हो जाएगा आपका, dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2 sin थीटा d थीटा, और ये कितना हो जाएगा dy दैट इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा d थीटा। क्लियर है, ओके। x इक्वल्स टू आप क्या रखोगे, इतना रखोगे, y इक्वल टू कितना रखोगे, इतना रखोगे, और dx इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो dx इक्वल टू इतना रखोगे और dy इतना रखोगे। साथ ही साथ अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो इसमें देखिए लिमिट भी नहीं दिया हुआ है, तो लिमिट के लिए हम क्या कहाँ से कहाँ तक लेंगे, यहाँ पे लिमिट जो है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में जो थीटा जो होता था वो कहाँ से कहाँ तक होता था आपका, जैसे 360 डिग्री ऐसे घूमता था प्लेन में जो है, तो ये कितना हो जाएगा आपका थीटा जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 0 to 2 पाई तक वेरी करेगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 0 to 2 पाई तक वेरी करेगा। चलिए इसको रखते जाते हैं, कितना हो जाएगा आपका लाइन इंटीग्रल दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दैट इज y प्लस 2x, y कितना है आपका 2 sin थीटा प्लस 2x यानी कि 2 cos थीटा, और dx मीन्स कितना है आपका माइनस 2 sin थीटा डी थीटा माइनस 2 sin थीटा डी थीटा, ये हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा आपका, देखिए इधर ये क्या हो जाएगा आपका दैट इज 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y 3 into 2 cos
थीटा माइनस 2i इंटू 2 साइन थीटा, और दोनों में जो डी थीटा है ना, वो क्या हो रहा था आपका बाहर हो रहा है, दैट इज 2x कॉस थीटा 2 कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर। ओके, डी थीटा मैं सबसे कॉमन कर देता हूँ, उसके बाद अंदर देखिए इससे मल्टीप्लिकेशन करते हुए चलता हूँ तो कितना आ जाएगा -4 दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा -8 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 into 6 into 2 12, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा आपका -8 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है क्या, और ये क्या हो जाएगा आपका डी थीटा, और ये कहाँ से कहाँ तक आपका 0 to π। क्लियर है क्या? ओके, चलिए देखिए 0 to π क्या हो जाएगा आगे देखिए। हाँ, ये इसको मैं एक साथ में लिखता हूँ -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों मिल के कितना हो जाएगा आपका यानी 16 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका डी थीटा हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, -16 को मैं क्या कर दूँ 8 कर दूँ और 2 उसको दे दूँगा, कितना हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और ये क्या है आपका डी थीटा है। देन फाइनली क्या हो जाएगा 0 to 2π, कितना हो जाएगा आपका देखिए माइनस ये कितना हो जाएगा -12, ये कितना हो जाएगा 16 कितना साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा +12, और ये हो जाएगा -8 साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा आपका डी थीटा। यहाँ पे क्लियर है क्या? चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो सॉल्व करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा देखिए इधर ये 0 to 2π है, इसका देखिए ये कितना हो जाएगा दैट इज -16 इंटू, देखिए इंटीग्रेशन जो होता है आपका इस प्रकार से होता है, जैसे मैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा की अगर बात करूँ, अगर ये 0 to 2π है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला हो जाता है 1/2π - 0। ठीक है, और इसका भी हो जाता है, इसका cos स्क्वायर थीटा डी थीटा 1/2 और ये 2π - 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर पाई जाएगा, इसका आंसर कितना जाएगा पाई जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट होता है आपका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए फाइनल -16 क्या हो जाएगा दैट इज 1/2 2π - 0, और ये कितना हो जाएगा आपका ये 12 जो है 12 2π - 0, और इसका कितना हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा cos 2 थीटा अपॉन 2, और ये माइनस हो जाएगा, और इसका 0 to 2π को देखेंगे भी कितना आता है दैट इज 2। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपका देखिए, ये तो हो जाएगा आपका -8 into 2π, और ये कितना हो जाएगा 24π, और ये कितना हो जाएगा ये देखिए cos 2π जैसे 4π हो गया है ना, तो 4π का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 4π का वैल्यू कितना हो जाएगा देखिए 4π का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 में 1 होता है, फिर 2π में फिर से 1 होता है, फिर 4π में फिर से 1 हो जाएगा, और माइनस cos 0 फिर से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट आपका कैंसिल हो गया। ये कितना आ जाएगा आपका देखिए -16π + 24π, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया आपका दैट इज 8π आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? देख लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि इस टाइप के क्वेश्चन ना आए सेट में, बट फिर भी आपको तैयार रहना है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, अभी तक सेट का एग्ज़ाम का देखेंगे आप क्वेश्चन पेपर जो है, तो आपको लगेगा कि बहुत ही ऊपर से पूछता है करके, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वैसा क्वेश्चन है। थोड़ा सा डीप आप लोग जो है पढ़ना आप लोग को जरूरी है। ठीक है, तो ये यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा कैमरा चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, सब कुछ ठीक है। आप लोग को मैं इस पर क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोग को, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, yi minus xj, then calculate integration f dot dr from 1 0 0 to 1 1 along, देखिए दो मेथड से सॉल्व करना है। पहला है आपका y = x², ये पैराबोला दिया हुआ है,
पैराबोलिक पाथ से आपको उसको सॉल्व करना रहेगा। दूसरा आपको सॉल्व करना रहेगा डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन दैट इज 0 0 2 1। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से सॉल्व करना रहेगा और एक दूसरा जो है पैराबोला से सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये तो मैं होमवर्क में आप लोग को दे रहा हूँ। आंसर इसका देख लीजिए, आंसर मैं बता दिया रहता हूँ, जो बच्चे जो है आंसर के लिए पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -1/3 आएगा इसका आंसर जो है, और इसका 0 आता है ना, इसका आंसर कितना आएगा आपका 0 आएगा। क्लियर है, ट्राई कीजिएगा इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ आपको। सो दैट surface integral of f dot n cap dx that is equals to 3/2, where f is equals to 4xj I cap minus y square j cap plus yz k cap around the surface bounded by x equal to 0, x equal to 1, y equal to 0, y equal to 1, z equal to 0, z equal to 1। ठीक, आपको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है जो अभी दिया। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो ये आपका f दिया हुआ है, कंप्लीट f। ठीक है, आपका f दिया हुआ है, तो सरफेस इंटीग्रल आपको निकालना है। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल को हम इजी वे से सॉल्व करने के लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हैं कि सरफेस इंटीग्रल को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वी नो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है आपका, दैट इज डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस जो होता है, ये चेंज हो जाता है किसमें, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट ए और डी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना रहेगा, डेल डॉट एफ निकालना रहेगा। तो क्या होता है आपका डेल्टा जो है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जी डेल बाई डेल वाई, जी डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल वाई, और डॉट एफ कितना है आपका, दैट इज 4xj आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जी कैप प्लस वाई जेड के कैप। ओके, ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा 4z आ जाएगा। ठीक है, माइनस इसका y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और k वाले के साथ कितना आ जाएगा y हो जाएगा। तो फाइनली कितना बचेगा 4z माइनस y। ठीक है, डेल डॉट एफ कितना बच गया आपका, ये जो है हम क्या निकालना चाह रहे हैं, दैट इज ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ डी दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल डॉट एफ कितना आ गया है आपका, डेल डॉट एफ कितना आ गया है 4z माइनस y आ गया है, ट्रिपल इंटीग्रेशन 4z माइनस y आ गया है, और इधर कितना है dx dy dz है। ठीक है, ये सब कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1 1 1 तक है। ठीक है, 0 to 1 0 to 1 0 to 1। ठीक है, ओके, तो चलिए देखिए इधर कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, चाहे आप x से स्टार्ट करो, चाहे y से स्टार्ट करो, चाहे z से स्टार्ट करो, जहाँ से करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज 0 to 1 x से पहले कर देते हैं, दैट इज 4zx माइनस y x, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज डी बाई डी जेड, और ये कहाँ तक जाएगा 0 to 1 तक जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 to 1 और 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा x की जगह, दैट इज 4z और ये माइनस y। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले तो 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो डी बाई डी जेड हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा 0 to 1, अब y से कर दो 4z y हो जाएगा माइनस y स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 0 to 1, और ये कितना हो जाएगा आपका डी जेड हो जाएगा। ठीक है, तो पुट कर दीजिए इसमें, कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 1 पुट करोगे तो 4z हो जाएगा और माइनस 1.2 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला तो 0 हो जाएगा। ठीक है, देन कितना है आपका डी जे इसमें कर दीजिए, तो 4z स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस z अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 0 to 1। ठीक है, कहाँ तक 0 to 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे डी 1 आएगा तो 1.2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1.2, ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 1.2, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये निकालना था आपका। ठीक है, ये 3/2, तो ये कुछ इस प्रकार से
जैसे आपको सरफेस इंटीग्रल दिया है तो पहला काम आपको क्या करना रहेगा, उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में आप कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डाइवर्जेंस निकालना जो रहता है वो बहुत ही आपका इजी होता है, और डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, उसमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर देते हो, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, राइट। बहुत ही ईजी है, ठीक है। जब भी ऐसा दिया है तो आपको क्या करना रहेगा, सरफेस इंटीग्रल अगर कैलकुलेट करने के बोले तो आप उसको सीधे सीधे किस में चेंज कर देना, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देना, ठीक है। क्लियर है, चलिए देखते हैं। चलिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेट द आउटगोइंग फ्लक्स through the surface of a sphere of radius capital R using vector that is a bar is equals to r square r cap, ठीक। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कैलकुलेट द आउटगोइंग फ्लक्स निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल आपको क्या करना रहेगा, कैलकुलेट करना रहेगा। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस, ये कैलकुलेट करना रहेगा आपको, ठीक है। अब चलिए देखिए, इसको सरफेस इंटीग्रल से ही करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, स्फीयर की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, स्फीयर की बात कर रहा है, और ये जो है वेक्टर जो है वो क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर आर कैप दिया हुआ है, ठीक। तो जैसे मैं स्फीयरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, स्फीयरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें क्या होता था आपका, जो सरफेस जो एलिमेंट हम लेते थे, है ना, जहाँ पे आर आपका क्या था, कांस्टेंट, ठीक है। उसके लिए सरफेस एलिमेंट क्या होता था, दैट इज आर डी थीटा कैप क्रॉस आर साइन थीटा डी फाई। तो ये कितना हो जाता था, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, थीटा कैप क्रॉस फाई। तो ये फाइनली क्या आ जाता था आपका, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और ये कितना हो जाता था आपका, आर कैप हो जाता था, यही आता था, क्लियर। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका डबल इंटीग्रेशन, ओके। कहाँ से कहाँ तक है, ये क्या है आपका, आर स्क्वायर आर कैप डॉट, ये क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट, ठीक है। कितना है, दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और ये क्या है आपका आर कैप, ये कितना है आपका आर कैप है। तो फाइनली कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये आर कैप डॉट आर कैप तो 1 हो जाएगा, और आर स्क्वायर देखिए सरफेस एट आर इक्वल टू कांस्टेंट, आर क्या है आपका कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, आर की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन क्या बचा आपका, दैट इज साइन थीटा डी फाई बचा, ठीक है, साइन थीटा डी फाई बचा, ओके। तो यहीं पे ये थीटा जो है ये कहाँ से कहाँ तक करता था आपका वेरी, 0 to पाई, और ये यहाँ से कहाँ तक 0 to 2 पाई तक वेरी करता था, तो ये कितना हो जाएगा, आर की पावर 4, साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to पाई जाएगा, और ये डी फाई जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका, डी फाई आ जाएगा, डी फाई का पाई हो जाएगा, और 0 to कितना जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, तो ये फाइनली कितना मिलेगा, आर की पावर 4, हाँ पाई की वैल्यू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देन कितना हो जाएगा, ये 2 पाई माइनस 0 हो जाएगा, देन कितना हो जाएगा, ये आर की पावर 4, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई, तो फाइनली कितना जाएगा 4 पाई आर की पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। काफ़ी इजी है, बस आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक वैसे ही आप थीटा कैप के लिए क्या लेते हो, फाई कैप के लिए क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो बड़े एग्जाम जो देते हैं, जैसे CSIR में देते हैं, गेट देते हैं, वहाँ पे ये सब जो है काफ़ी यूज होता है। हो सकता है जेट में क्वेश्चन ना आए, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये सब जो है कैसे निकलते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
then find volume integration for the region R 0 to 2 और यहाँ पे थीटा जो है वो है आपका 0 to π/3 और फाई जो है ये यहाँ पर 0 to 2 का। ठीक, क्या फाइंड करना है आपको? वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड करना है किसका? इसका। ठीक, चलिए देखते हैं इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, वॉल्यूम इंटीग्रेशन मतलब कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका एफ आर, ये कितना हो जाएगा डी वी हो जाएगा, या डी टाउ भी कर सकते हैं इसको। डी वी जो होता है स्फीयर के लिए कितना होता है आपका आर स्क्वायर दैट इज साइन थीटा डी थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, यही होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? सबसे पहले तो एफ आर का वैल्यू रख दीजिए, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, और डी वी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई हो जाएगा। देन फाइनली कितना हो जाएगा आपका आर की पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, हाँ तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में किस टाइप का है ये देखिए, कौन सा कहाँ तक वेरी कर रहा है आपका? ये वेरी कर रहा है आपका 0 to 2 तक। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका आर की पावर 4 डी आर। ठीक है, अलग अलग लिख देते हैं सभी को। ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक है ये? 0 to π/3 तक है। ठीक है, डी थीटा, और डी फाई जो है दैट इज कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 2 पाई तक है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, आर की पावर 4 करोगे कितना हो जाएगा? आर की पावर 5/5 0 to कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आपका? 1/2 पहले कर दीजिए, इसमें 1/2 2 दे देंगे तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to π/3 ये क्या हो जाएगा आपका? दैट इज नथिंग बट योर साइन 2 थीटा डी थीटा, और ये कितना हो जाएगा? इसको भी कर लेते हैं, फिर सामने रख देंगे 2 पाई माइनस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 पाई इधर भी आएगी 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा? 2⁵ यानी कि 32.5 हो जाएगा। इसका 1/2 है, 2 गेट कैंसिल हो जाएगा। अंदर ये क्या बचेगा उसको देखिए, साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा आपका? माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये यहाँ से कहाँ तक? 0 to π/3 तक। ठीक है, ओके चलिए ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए 32π/5। अब ये कितना हो जाएगा? माइनस सामने आ जाएगा उसका, और एक 2 भी है इसके पास, तो 2 को भी दे दीजिए इसको। चलिए देखिए अब ये कितना हो जाएगा? कॉस 2π/3 माइनस कितना हो जाएगा आपका? कॉस 0 डिग्री, कॉस 2π/3 और माइनस कितना हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। ये 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, तो -60π/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये तो -1 हो जाएगा आपका। ठीक है, cos 0 कितना होता है आपका? 1 होता है। cos 2π/3 कितना हो जाएगा आपका? देखिए 2π/3 कितना हो जाएगा? कैसे लिख सकते हैं 2π/3 को? क्या हो जाएगा? दैट इज 360/3, दैट मीन्स 120 का वैल्यू कितना होता है? -1/2 होता है, ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? फाइनली -60π/5, और ये हो जाएगा -3/2, 2 से फिर से कैंसिल हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा? 8 3 24/5, ये क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो IIT JEE में पूछा गया है, इससे रिलेटेड नहीं है बट मैंने एक कंडीशन बताया था कंजर्वेटिव का, तो उससे एक प्रॉब्लम आया हुआ था IIT JEE में, उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? कंसीडर और टू डायमेंशनल force field Fxy that is equals to 5x square plus ay square plus bxy x cap plus 4x square plus 4xy plus y square. ठीक है, x that is y. Okay, if the force field is conservative, then the values of
ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। चार आपके पास ऑप्शन है, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 4 दूसरा ऑप्शन है, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 8 तीसरा ऑप्शन है, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 2 चौथा ऑप्शन है, ए इक्वल टू 8 दैट इज बी इक्वल टू 2। ये चार आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है आईटी जैम का क्वेश्चन। आईटी जैम जो एमएससी इंग्लिश होता है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग फाइंड कर पाएंगे इसको। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिएगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो कंजर्वेटिव होने का कोई भी आपका फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव तब होगा जब उसका क्या याद होगा आप लोग को, बताइए। जैसे यहाँ पे एफ है तो एफ हो जाएगा, तो उसका कर्ल जो है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। देखिए ये कर्ल है तो ये क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी देगा, है ना, वेक्टर्स में आएगा। तो इसको भी आप क्या ले लोगे, वेक्टर ले लोगे, 0 वेक्टर ले लोगे, उससे आप कंपेयर कर लेना। फिर सबसे पहले क्या करोगे आप, डेल क्रॉस एफ निकाल लेना। ठीक है, डेल क्रॉस एफ निकालने के बाद क्या करोगे, उसको आई कंपोनेंट को यहाँ पे जैसे एक्स कर दिया हुआ है तो एक्स कंपोनेंट को आप क्या करोगे, उधर एक्स वाले के साथ क्या कर दोगे, कंपेयर कर दोगे। क्लियर है क्या? ठीक है, और इसमें हाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट लेके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट इसको लेके आप सॉल्व करेंगे तब जाके ये आंसर आएगा। क्लियर है क्या? तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इन चारों में तो छुपा हुआ है ऑप्शन जो है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है कीजिएगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आप लोग जो है बनाते हुए चलिए, जो भी डीपीपी आप लोग को दिया जा रहा है उसको फटाफट करते हुए चलिए। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और बार बार उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वीडियो तो आपको दोबारा देखना ही नहीं है, टाइम वेस्ट आपको नहीं करने हैं। ठीक है, आप एक बार वीडियो देखिए और साथ ही साथ उसके आप उसको लिखते हुए चलिए, तब जाके जो है कोर्स जो है जल्दी आपका कवर हो पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो नए जो हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप कमेंट बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूंगा ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, तो आप वहाँ पे से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डीपीपीज के लिए। ठीक है, और बाकी जो क्लासेस जो होंगी, अभी तो क्लासेस जो है यूट्यूब पे आपको फ्री पे अवेलेबल है। ठीक है, बाद में जो है क्लासेस एप्लीकेशन में होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। ग्रुप में इसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी जब भी ऐप लॉन्च होगा तब। ठीक है, ओके, थैंक यू।